व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डालते आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टर की मौत पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, न्याय में हुई देरी, सरकार ने देर से लिया संज्ञान। चुनाव हारे तो ईवीएम दोषी, जीते तो ठीक, राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी महासचिव तरुण चुग। अहमदाबाद में 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा, 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। और अब खबरें विस्तार के साथ। डॉक्टर की मौत पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, न्याय में हुई देरी, सरकार ने देर से लिया संज्ञान। युवा डॉक्टर की संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मृतक डॉक्टर के परिवार और सहयोगी न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर अनावश्यक रूप से देर से कार्रवाई की। सचिन पायलट ने कहा, जो युवा डॉक्टर हाल ही में दुनिया छोड़ गया, उसके परिवार और सहकर्मी लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। सरकार ने आखिरकार कल इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की, जिससे परिवार को संतोष मिला, लेकिन ये निर्णय बहुत देर से लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित न्याय बेहद जरूरी होता है। पायलट ने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को और पीड़ा न सहनी पड़े। उसके बाद उनके परिजन तमाम साथी न्याय की मांग कर रहे थे। बहुत देर सरकार ने करी, बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया और कार्रवाई करी सरकार ने और परिवारजनों को संतुष्ट किया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। लगभग एक हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। उसके बाद जो कार्रवाई आज सुबह देखा मैंने, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस नेताओं को, हमारे विधायक को, ये बड़ा गलत है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं किसी ने कोई जानबूझ के कोई कानून की अवहेलना करी होगी, लेकिन अपनी बात को रखना उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेगी तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और समझाइश से, संवाद के साथ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, बदले की भावना से लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, मुकदमे करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, अभी उदयपुर में एक डॉक्टर के साथ जो दुखद घटना हुई, उससे पहले अभी ये हमारे नौजवान साथी की मौत पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो नौबत क्यों आ रही है? व्यवस्था में कमियां है ना कहीं जो प्रशासन, सरकार का काम करने का तरीका है, जो लापरवाही कहें या एक तरह का एटीट्यूड सरकार का काम करने का गंभीर नहीं है। किसी की मौत हो जाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? उस पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों से समझाइश नहीं कर रहे हैं, जो परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग उग्र होंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद मेरा बदला निकालने की कार्रवाई करते हो, मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो हर विपक्ष की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं और अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस प्रकार की कार्रवाई कर संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो विरोध करेगा, और ये मैं दोनों के लिए कहता हूँ, केंद्र सरकार भी ऐसा करती है, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है और राज्य सरकार भी कर रही है। तो इस प्रकार से लोगों को अरेस्ट करना, डिटेन करना, मुकदमे दर्ज करना, इसको मैं गलत मानता हूँ। और जानबूझ के इस मुद्दे पर सरकार ने जो मामले को लंबित रखा, उसी का परिणाम है। अगर ये काम एक हफ्ते पहले हो जाता तो नौबत ही नहीं आती। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चुनाव हारे तो ईवीएम दोषी, जीते तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में बार बार हारने के बाद राहुल गांधी पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब उनके ही गठबंधन के साथी उनकी पोल खोल रहे हैं। तरुण चुग ने कहा, अगर कांग्रेस तेलंगाना या कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो ईवीएम तो ठीक होती, लेकिन हिमाचल में जीतते हैं तब भी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर हार होती है तो अचानक ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा मापदंड अब देश की जनता भली भांति समझ चुकी है। लगातार
कई बार चुनाव हारने के बाद और हर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले राहुल गांधी जी के झूठ का पर्दाफाश उन्हीं की पार्टी के सहयोगी दल ने करके उनको एक्सपोज कर दिया। आप हिमाचल में हारें, आप तेलंगाना में जीतें या कर्नाटका में जीतें तो ईवीएम ठीक, हिमाचल में जीते तो ईवीएम ठीक, हार जाएं तो ईवीएम खराब। महाराष्ट्र के हजारों बूथों पर कांग्रेस के बैठे हुए बूथ इंचार्जों ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की। हर सीट पर काउंटिंग एजेंट पहुंचे, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की, किसी कैंडिडेट ने शिकायत दर्ज नहीं की। लेकिन दिल्ली में बैठे राहुल गांधी जी रोज फुसफुसाहट करते हैं, बिना वजह, बिना तर्क, बिना जानकारी के देश के स्थापित इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा आगामी 27 जून को अहमदाबाद शहर में निकाली जाएगी। इस भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के चोख बंदोबस्त कर दिए हैं। उप पुलिस आयुक्त यानी कि डीसीपी अजित रज्जू ने जानकारी दी कि रथ यात्रा के मद्देनजर अहमदाबाद पुलिस ने 15,000 से अधिक जवानों की तैनाती की। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि 16 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा मार्ग पर कहीं कोई अव्यवस्था न हो। डीसीपी रज्जू ने बताया कि रथ यात्रा के पूरे मार्ग पर चलने वाली मोबाइल सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के पास है। यात्रा से पहले की तैयारियों के तहत क्राइम ब्रांच ने कई अहम मामलों का भी खुलासा किया है। 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा अहमदाबाद शहर में होने वाली है। इसकी तैयारी को ध्यान रखते हुए अहमदाबाद पुलिस अच्छी मात्रा में कार्यरत है, जिसमें 15,000 से ऊपर का बंदोबस्त लगाने में आया है। इसमें जो मूविंग बंदोबस्त होता है, जो पूरा 16.5 किलोमीटर रथ यात्रा के साथ साथ चलता है, वो क्राइम ब्रांच की जवाबदारी होती है। उसके अनुसंधान क्राइम ब्रांच ने पूर्व तैयारियों में काफ़ी बड़े केस डिटेक्ट किए हैं, साथ साथ हथियारों के ऊपर वॉच रखी है। जो भाड़ुआत के केस होते हैं, जो बाहर से स्थलांतरण करके आए इलीगल घुसनखोर हो, ओवरस्टे करते इलीगल माइग्रेंट्स हो, उन सभी के ऊपर हमने केसेस करके वॉच लगाई है और उनके ऊपर एक्शन लेने में आया है। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का मध्यम बिल्कुल इसमें उपयोग हुआ है और खूब मेहनत के साथ क्राइम ब्रांच ने जो युवा स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद लेकर अलग अलग प्रकार के वीडियो एनालिटिक्स, क्राउड एनालिटिक्स और गन शॉट डिटेक्शन वगैरह अलग अलग उपकरण का इस्तेमाल किया है, जो हम 27 जून को यूज करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल का पलटवार, कहा मानसिक रूप से अस्थिर इलाज की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शंभू शरण पटेल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते तेजस्वी यादव के हालिया बयान की कड़ी निंदा करता हूं। उनके शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे मानसिक रूप से असंतुलित है और उन्हें उचित मनोचिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता है। उन्हें किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मैं भी पर्सनली भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते तेजस्वी यादव के इस वक्तव्य का मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और यह वर्ड दर्शाता है कि तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और उनको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। एक मनोचिकित्सक से तेजस्वी यादव को दिखाया जाए। वो प्रधानमंत्री जी को जो बिहार में अपार प्रेम मिल रहा है, उनके रैलियों में जो लाखों लाख की संख्या में माताएं, बहनें और लोग आ रहे हैं, इससे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं और उनको पता है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने जा रहे हैं। और इस तरह के अपशब्दों का चयन, जब आदमी बौखला जाता है, जब आदमी हार के कगार पर रहता है, अपने आप को डिफीट महसूस करता है, तभी इस तरह का शब्दों का चयन करता है और इस तरह का शब्दों का चयन कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। सर, पटना के सड़कों पे पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। आरजेडी के लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पटना पोस्टर लगवा रहे हैं और लालू यादव को चारा चोर बता रहे हैं। देखिए, पहला नंबर तो बीजेपी इस तरह की अच्छी मानसिकता का कार्य करती नहीं है। कौन चारा चोर है, कौन रेलवे में घोटाला किया, कौन जमीन लेके नौकरी दिया, ये अदालत में सब कुछ ओपन पटल पे है और सारी दुनिया जानती है कि चारा का घोटाला किनके राज में हुआ।
रेलवे का घोटाला किनके राज में हुआ, जमीन लेकर नौकरी देने का घोटाला किनके राज में हुआ, तेजस्वी जी से लेके उनका पूरा फैमिली जो है वो एक्यूज है, सारे लोग बेल पे हैं और वो इस तरह की उसी मानसिकता वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं, तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और अब अगली खबर, कांग्रेस नेता अदलूरी कुमार लक्ष्मण ने तेलंगाना मंत्री पद का कार्यभार संभाला। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की मौजूदगी में ली शपथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अदलूरी कुमार लक्ष्मण ने शुक्रवार को तेलंगाना राज्य के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क बल्लू भी उपस्थित रहे। मंत्री बनने के बाद अदलूरी कुमार लक्ष्मण ने कहा, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और मुख्यमंत्री ने मुझ पर जो विश्वास जताया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्य के विकास के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करूंगा। कार्यभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई अन्य नेता, पदाधिकारी और समर्थक भी शामिल हुए। पार्टी के सूत्रों के अनुसार लक्ष्मण को ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हमारा अखिल भारत कांग्रेस पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राहुल जी इतना जिम्मेदारी से हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मंत्रिवर्गम और पीसीसी मेरे को जिम्मेदारी दिए। सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, एसटी वेलफेयर, डिसेबल पूरा जिम्मेदारी मेरे दिए स्टेट के वास्ते। जितना हमारा फायदा करना, जितना हमारा शाखा से जो वेलफेयर के लिए स्कीम्स बढ़ाना, एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए जितना हम तो कोशिश कर 100% कोशिश करेंगे, हम करेंगे। हम बहुत उम्मीद है हमारा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छा जो गरीब जो वेलफेयर के लिए आगे दिन में अच्छा करने के लिए हमारा पूरा फंडिंग और पूरा सपोर्ट करता बोल के हमारा भरोसा है। वेरी थैंकफुल। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने इजराइल ईरान संघर्ष पर जताई चिंता, कहा युद्ध ना हो यही दुआ है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत खराब है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ओमर अब्दुल्ला ने कहा, हम केवल यही उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि युद्ध न हो। मुझे समझ नहीं आता कि इजराइल ने किस आधार पर ईरान पर हमला किया। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने सीनेट और कांग्रेस को बताया था कि फिलहाल ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कोई संभावना नहीं है। अगर अमेरिका मानता है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा तो फिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या इससे लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है? इससे हमें कोई हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की।
तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में क्रू मेंबर इरफान शेख के अंतिम संस्कार पिंपरी चिंचवड़ में संपन्न। हाल ही में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में घायल हुए क्रू सदस्य इरफान शेख का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थल पिंपरी चिंचवड़ में किया गया। परिवारजन, मित्र और स्थानीय लोग इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करने के लिए अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद रहे। इरफान शेख को विमान दुर्घटना के दौरान हुए हादसे में गंभीर चोटें आई थी। उनके निधन से परिवार और सहकर्मियों में गहरा शोक व्याप्त है। स्थानीय प्रशासन ने इस दुखद क्षण में परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। हमको लेके आया आज शनिवार है, आज पैदा हो गया, वो आज ही गया। अभी आज और अब अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर की राज्य हुड की बहाली और प्रशासनिक शक्तियों पर जोर। चैनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार बने 8 महीने हो चुके हैं। मैं अशांति हूं कि जब यहाँ राज्य हुड बहाल होगा तो हमें प्रशासनिक शक्तियां भी मिलेगी। हमारा रुख है कि हम राज्य हुड के इंतजार में हैं, लेकिन यदि इसमें देरी होती है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक अधिकारों की मांग को लेकर कही। उन्होंने सरकार से राज्य हुड की बहाली को प्राथमिकता देने की अपील की है। एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मेंबर असेंबली की सवाल कर रहे हैं कि जो अभी 1 साल गुजर गया है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एलजी के पास ही है। देखिए 8 महीने हो गए हैं, मुझे उम्मीद है जब स्टेट उड़ाएगा तो पावर सारे आ जाए। जिस तरीके से लोगों ने भी आज सर किसी भी मुद्दे को लेकर बात नहीं उठाई जो गवर्नर में अभी हाल में चल रही है। उन लोगों ने एक ही बात की कि स्टेट बिल के लिए हमने वोट डाला था, हमने न बिजली के लिए न किसी चीज के लिए वोट डाला। इस हवाले से नेशनल काउंसिल डॉक्टर साहब का क्या स्टैंड है? देखिए हमने उनका स्टैंड दिया है, हम इंतजार कर रहे हैं, मगर अगर इनने देर लगाई देखिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की थैंक यू। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मैं अपने भाई और प्रिय मित्र दिवंगत विजय रूपानी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। मुझे अवसर मिला जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। उस दौरान मैंने उनकी सादगी, प्रशासनिक दक्षता और मजबूत संगठनात्मक कौशल को देखा। शिवराज सिंह चौहान ने विजय रूपानी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक सरल और प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने अपने राज्य और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं हमारे भाई और परम मित्र स्वर्गीय रूपाणी जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। मुख्यमंत्री जब वे थे तब उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला था। वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था और उस समय मैंने उनकी सहजता, सरलता भी देखी, उनकी प्रशासनिक दक्षता भी देखी और संगठन कौशल भी उनके पास था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाते गुजरात में उन्होंने बीजेपी के संगठन को नई ऊंचाइयां दी थी और मुख्यमंत्री के नाते प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया था और गुजरात के विकास को वो लगातार आगे बढ़ा रहे थे। पूरा जीवन उनका भारत माता के चरणों और जनता की सेवा करते हुए बीता और जाते समय भी 2-3 बार उनकी फ्लाइट बदली, इसलिए कि लुधियाना में उपचुनाव था, बाय इलेक्शन था और वो पंजाब के प्रभारी थे। वो जिस भी काम को करते थे पूरी तन्मयता के साथ करते थे। पंजाब के उपचुनाव के कारण वो पहले निर्धारित फ्लाइट से लंदन नहीं जा पाए थे, लेकिन बाद में जब वो गए तो कभी ना लौट के आने के लिए गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे, हम सबको, परिवार को, कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। और बार बार मेरे मन में एक ही प्रार्थना आती है कि रूपाणी जी हो सके तो फिर लौट के आना। अगली खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहते हैं कि किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को मिलेगा फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, इस योजना से किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे उत्पाद देश विदेश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचेंगे, ये रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए ये कदम महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे युवाओं को भी नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। सर, आज यहाँ पहुंचे हैं, उद्घाटन किया है क्या? देखिए, सराफ ग्रुप जो हमारे सराफुद्दीन सराफ जी हैं, उन्होंने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यहाँ खोला है। इसका बड़ा लाभ हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, उन सब को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है और इससे हरियाणा की आर्थिक इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा व्यापार, हमारा प्रोडक्ट इसके माध्यम से विदेशों में वो प्रचारित होगा, पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उद्यमी को, उसका अच्छा लाभ। इसका जो सबसे बड़ा हब है हमारा राइस के साथ अदर कंट्री में जाता है, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह यहाँ से कंटेनर बंदरगाहों के साथ ही जोड़ने का काम ये करेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कंटेनर में, बंदरगाह पे जाकर के जिस भी कंट्री के अंदर भेजना चाहे वहाँ जाएगा ये, और हमारा प्रोडक्ट पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जाएगा, जिसका लाभ मेरे किसान को भी मिलेगा, हमारे उद्यमी को भी मिलेगा और हमारे व्यापारी को भी मिलेगा और रोजगार के भी साधन खड़े होंगे। मैं बहुत बहुत सराफ ग्रुप को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, शिवसेना यानी कि यूबीडी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि अमित शाह के दबाव और पैसों की ताकत से बना एकनाथ शिंदे नेता। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे अमित शाह के दबाव और पैसे की ताकत से शिवसेना के नेता बने हैं, लेकिन ये एक अस्थायी दौर है। जब केंद्र सरकार उन्हें हटाएंगी तो वो महाराष्ट्र से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का असली नेतृत्व जनता के बीच ही कायम रहेगा और वे सब सच्चाई के सामने हारेंगे। शिंदे गुट को असली शिवसेना कहना या उनको अमित शाह ने सर्टिफिकेट देना, एक तो उनके सर्टिफिकेट को कोई पूछता नहीं,
यानी जो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो रामदास आठवले की है, ये कहने जैसा है। महाराष्ट्र की जनता ने ये साफ कर दिया है। देखो कौन कितने विधायक जीतता है, ये आप जैसे लोग हैं जो चुनाव आयोग पर दबाव डालकर इस प्रकार के निर्णय देते हैं। अमित शाह जैसे लोग, अगर अमित शाह नहीं होते और चुनाव आयोग स्वतंत्र होता और संविधान की ताकत दिखाता, संविधान के हिसाब से निर्णय लेता, तो ये शिवसेना शिंदे की नहीं हो सकती थी। ये अमित शाह जी का दबाव, प्रेशर और पैसों की ताकत, इसलिए एकनाथ शिंदे आज क्या शिवसेना के मालिक बन गए। लेकिन ये टेम्पररी फेस है, जब दिल्ली वाले हटेंगे तो ये सब हट जाएंगे महाराष्ट्र से। कल अमित शाह ने वापस एक बार कहा कि शिंदे की शिवसेना, आप कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी है? आप कौन हो भाई? बालासाहेब ठाकरे ने आपको जेल जाने से बचाया है, ये भूलो मत। और आप उनकी पार्टी तोड़ रहे हो और तोड़ी है आपने, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। अगली खबर, कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए विवादित बयान से उन्हें है निराशा। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, ऐसा बयान देकर देशभक्ति को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों ने पंजाब पर जम्मू कश्मीर से ज्यादा हमला किया था। पंजाब और उसके किसानों की देशभक्ति जितनी मजबूत रहेगी, भारत उतना ही मजबूत रहेगा। मैं उनके बयान से बहुत निराश हूं। रंधावा ने इस तरह के बयानों को देश की एकता और वीर जवानों के सम्मान के खिलाफ बताया। पंजाब को पानी क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि पंजाब को पानी इसलिए भेजना चाहिए कि जब हिंदुस्तान अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज से जब हमें आज़ादी मिली तो पूरी दुनिया से हम अनाज के लिए भीख मांगते थे। इसी पानी जो वहाँ 3 डैम बना है और जो कैनाल्स हैं, और मेरे ख्याल के अगर उनको थोड़ा हिस्ट्री पता हो तो सबसे बढ़िया अगर कैनाल सिस्टम था तो वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में था। और खैबर दरिया का जहां से मुगल आकर हिंदुस्तान को लूटते थे, वहां से उसने महाराजा रणजीत सिंह ने बंद किया और एंट्री मुगलों की बंद करके देश को एक सक्षम और इंडिपेंडेंट राज बना दिया। और महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऊपर 40 साल से ऊपर राज किया। तो अब्दुल्ला साहब को ये देखना चाहिए कि जो बॉर्डर के साथ स्टेट है, जिसका आखिरी में जो उनकी नो मैन लैंड है हमारी, वहां तक हम बजाई करते हैं और देश को अनाज देकर देश की जो अनाज की कमी थी हमने पूरी की। में जो पानी है वो पंजाब का जीवन है, हमारी लाइफलाइन है। ऐसी स्टेटमेंट्स देकर देशभक्ति के ऊपर एक धब्बा नहीं लिखाना चाहिए पंजाबियों ने। और अभी जो सिंदूर का ऑपरेशन हुआ, उतना अटैक JNK में नहीं था पाकिस्तान का जितना उन्होंने पंजाब में, पंजाब को बैटलफील्ड बनाया। पंजाब की देशभक्ति, पंजाब की मजबूती, पंजाब की किसानी जब तक मजबूत है, हिंदुस्तान मजबूत है। जब ये पंजाब वाले पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में अब्दुल्ला साहब ने कह दिया, मेरे को अफसोस है, जो इनके ग्रैंडफादर थे, इनके फादर, और उनके जो पंजाबियों के साथ रिलेशन है, पंजाब के साथ रिलेशन है, दरबार साहब में जो इनके पिताजी की, इनके ग्रैंडफादर की आस्था थी, मेरे को इनकी स्टेटमेंट से दुख लगा। आपको लगता है कि अगली खबर, पौंटा साहिब रैली घटना पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप। बोले, सरकार संतान समुदाय के खिलाफ पक्षपात कर रही है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पौंटा साहिब रैली घटना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार उन लोगों की रक्षा कर रही है जो इस देवभूमि की सभी संतानियों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं। पूरे संतान समुदाय में इस घटना को लेकर भारी रोष है। उन्होंने बताया कि एक लड़की 4 जून को ले जाई गई थी, लेकिन FIR केवल 10 जून को दर्ज हुई।
जब बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा था तब एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय संतान समुदाय के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर धारा 307 भी लगाई गई। हमारी पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजीव बिंदल जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, उनके खिलाफ भी धारा 307 दर्ज की गई है। बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों के लिए होता दिख रहा है जो इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सनातन की सारी भावनाओं को आहत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जो घटना घटित हुई है सिरमौर जिला के पांवटा साहब में, उस पर सनातन सारा नाराज है और एक बेटी को जब ले गए तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज की। 4 तारीख की बेटी गई है, 5 तारीख को शिकायत होने के बावजूद 10 तारीख को शायद FIR उसमें हुई है। सरकार क्यों उस सारे मामले को लेकर के जो है वो कार्रवाई करने के लिए गुरेज कर रही थी। और जब जन आंदोलन वहाँ पर हुआ, जब जन भावनाएं वहाँ पर भड़क उठी, तो उनके ऊपर एक कम्युनिटी विशेष के लोगों ने छत से ऊपर से ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो सनातन धर्म से संबंध रखने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर 307 लगाई गई और 307 लगने के साथ साथ में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, वहाँ के हमारे विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी भीड़ को नियंत्रित करने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए थे, लेकिन उनके ऊपर भी 307 का मामला दर्ज किया। ऐसे में सीधी सी बात लगती है कि ये सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमारी मांग है कि जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं हमारी पार्टी के नेताओं के, प्रदेश के अध्यक्ष जी के ऊपर और उसके साथ साथ में पूरा विधायक सुखराम चौधरी जी के ऊपर, ये मामले वापस लेने चाहिए तुरंत, और जो गिरफ्तार किए हैं नौजवान उनको तुरंत जो है रिहा करना चाहिए। अब मुझे जानकारी मिली है कि शायद थोड़ी कार्रवाई करने की दिशा में वो जो है दबाव में आकर के अब जाकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये बार बार इस प्रकार से सनातन को कुचलना, सनातन को आस्था पहुंचाना और सनातन के बारे में दुर्भावना का एक व्यवहार सरकार का उचित नहीं है, इसलिए हम अपनी बात करें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री पर बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का तीखा प्रतिक्रिया। मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, क्या किसी के लिए उचित है कि वे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव या लालू यादव की दया से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। भाषा में कुछ मर्यादा होनी चाहिए। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उन्हें हम दोहराना भी उचित नहीं समझते। अब बोलिए कि इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग कोई करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव या लालू यादव की कृपा से बने हैं नरेंद्र मोदी जी। भाषा की मर्यादा भी नहीं है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, हम इस भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अरे हिंदी शब्दकोश में इतने भाषा है जिसका आप प्रयोग करिए। अगर आपको कुछ कहना है तो इस तरह की भाषा, यही कहा जाता है ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क है कि आप देश के प्रधानमंत्री जो चुना हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुना हुआ प्रधानमंत्री है इस देश का, उसके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कितना आपका स्तर गिरा हुआ है, ये इसी बात से, और कितनी घृणा है ये इसी बात से प्रमाणित होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। बीजेडी नेता अमर पटनायक, सांसद सुलता देव और ओडिया समुदाय के सदस्य जगन्नाथ मंदिर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए हुए प्रार्थना में शामिल। बीजेडी नेता अमर पटनायक, बीजेडी सांसद सुलता देव, ओडिया समुदाय के सदस्य और बीजेडी के अन्य नेता हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। नवीन पटनायक 12 जून को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सर्वाइकल आर्थराइटिस के उपचार के लिए गए हैं। शुक्र शनि राहु इत्यादि नवग्रह को
सर्वारिष्ट शांतिपूर्वकम् आदिव्याधिग्रह पीडा परिहारार्थम् एवं च आगामी दिवसे अस्त्रोपचार साफल्यतार्थं सर्वविध बाधा विघ्न दूरीकरणपूर्वकं सर्वरिष्टारिष्ट खण्डनपूर्वकम् आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं दीर्घायुमनार्थं नमो भगवते विष्णवे वासुदेव नारायण भूरसदेव्यर्थं नमोस्ते ओम नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवनरुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्रायां वामभागे रथधर्मयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सदनपरिवृतं दारुब्रह्मं नमामि गर्भ्यां सौविदलाङ्गलं सलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाभ्यावरकुण्डलं भुजमणिराक्रान्तभूमण्डलं वज्राभ्यामरचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे च बलं ससङ्गदबलं श्रीकामपालं भजे नानाभूषणभूषितां श्रीमनसा सानन्दकल्लोलिनी कुल्लन्दी वरनीललोलनयना श्रीरामकृष्णानुजा सर्वाभीष्टविधानदाननिरता त्रैलोक्यसम्मोहिनी देवी सम्भवदुःखदापशमनी देवी सुभद्रां भजे येन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायैव समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्ददाति दर्शयामि दीप स्वाहा दीप स्वाहा दीप स्वाहा जय श्री देवाय नमः। दो डेट तुलस दे देनी इन्हें दोबारा बात करता हूँ थोड़ी ना तुलस दे घंटा दे और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही दर्शकों। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।